मूवी की शुरुआत में हम एक होटल के कमरे में विल्फ्रेड नाम के व्यक्ति को देखते हैं। वह सामान्य नहीं लगता क्योंकि वह दीवारों से कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है। फिर वह बैठकर कुछ लिखना शुरू करता है। उसका चेहरा देखकर लगता है कि उसके मन में कोई गहरा अपराध बोध है जो वह कागज पर उतारना चाहता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, यानी 8 साल पहले। विल्फ्रेड अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता है। वह एक किसान है और उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है। पास 80 एकड़ जमीन है, जबकि उसकी पत्नी के नाम उसके ससुर ने 100 एकड़ जमीन की थी। विल्फ्रेड चाहता है कि उसका बेटा भी उसकी तरह किसान बने, लेकिन उसकी पत्नी गांव में रहना नहीं चाहती। एक रात डिनर के दौरान पत्नी कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम सारी जमीन बेचकर शहर चले जाएं। विल्फ्रेड इसके लिए तैयार नहीं है। धीरे धीरे उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगता है। एक दिन पत्नी कहती है, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। हम सारी जमीन कंपनी को बेच देंगे और पैसा आधा आधा बांट लेंगे। विल्फ्रेड तनाव में आ जाता है और पूछता है, तलाक के बाद हमारा बेटा किसके साथ रहेगा? पत्नी जवाब देती है, मैं उसे शहर ले जाऊंगी ताकि उसे बेहतर भविष्य मिले। विल्फ्रेड कहता है, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन वह हर दिन इसी बारे में सोचता रहता है। वह न अपनी जमीन खोना चाहता है, न अपने बेटे को। आखिरकार वह फैसला करता है कि वह अपनी पत्नी को मार देगा ताकि उसकी जमीन भी उसके नाम हो जाए। एक दिन वह देखता है कि उसका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड, जो पड़ोस में रहती है, के साथ बेसमेंट से आ रहा है। विल्फ्रेड बेटे को कुछ नहीं कहता, बल्कि उसे अपनी माँ के खिलाफ भड़काना शुरू करता है। वह कहता है, अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला तो वह तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले और तुम दोनों हमेशा साथ रहो। लेकिन तुम्हारी माँ जल्द ही सारी जमीन बेचकर तुम्हें शहर ले जाएगी। फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए खो दोगे। इसलिए मैं तुम्हारी माँ को तुम दोनों के रास्ते से हटाना चाहता हूँ। बेटा अपने पिता की बातों से सहमत हो जाता है। उस रात विल्फ्रेड अपनी पत्नी से कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, हम जमीन बेच देंगे। यह सुनकर पत्नी बहुत खुश हो जाती है और खुशी में ज्यादा शराब पी लेती है। तभी बेटा भी वहां आता है। पत्नी कहती है, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में सब पता है। वह गर्लफ्रेंड के बारे में अपशब्द कहने लगती है, जिससे गुस्से में बेटा वहां से चला जाता है। पत्नी ने इतनी शराब पी होती है कि उसे उठाकर कमरे में ले जाना पड़ता है। विल्फ्रेड तय करता है कि आज रात वह उसे मार देगा। वह अपने बेटे के पास जाता है जो गुस्से में है। विल्फ्रेड उसे समझाता है, हमें तुम्हारी माँ को मारना होगा। बेटा उसकी बात मान लेता है। दोनों मिलकर पत्नी की हत्या कर देते हैं और शव को घर के कुएं में फेंक देते हैं। विल्फ्रेड अंदर आकर सारे सबूत मिटाता है। अगली सुबह वह पत्नी के कपड़े और जरूरी सामान एक सूटकेस में पैक करता है। वह सूटकेस को कुएं में फेंकने जाता है ताकि लगे कि पत्नी घर छोड़कर चली गई। लेकिन कुएं में उसे ढेर सारे चूहे दिखते हैं, जिन्हें देखकर वह डर जाता है। यह पहली बार है जब उसने कुएं में चूहे देखे हैं। वह सूटकेस फेंककर ढक्कन बंद कर देता है। अगले दिन उस कंपनी का वकील आता है जिसे पत्नी ने जमीन बेचने का वादा किया था। वकील कहता है, मैं तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। विल्फ्रेड जवाब देता है, वह घर छोड़कर चली गई। उसने कहानी गढ़ रखी है कि उसकी पत्नी से उसकी नहीं बनती थी, इसलिए वह रात में चुपके से चली गई। वकील कहता है, मैं तुम्हारा घर जांचना चाहता हूँ, लेकिन विल्फ्रेड साफ मना कर देता है। विल्फ्रेड वकील को धमकी देता है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वकील जवाब देता है, मैं तुम्हें देख लूंगा, और वहां से चला जाता है। विल्फ्रेड की टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वकील अब पुलिस लेकर आएगा। वह एक गाय को कुएं में फेंक देता है और कुएं को मिट्टी से भर देता है। उसने कहानी गढ़ी है कि उसकी गाय कुएं में गिर गई थी, इसलिए उसने कुआं बंद कर दिया। अगले दिन एक पुलिस अधिकारी आता है। उससे पहले कि वह कुछ पूछे, विल्फ्रेड कहता है, मेरी गाय कुएं में गिर गई, इसलिए मुझे कुआं बंद करना पड़ा। मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। पुलिस अधिकारी को इस कहानी में कोई रुचि नहीं होती और वह उस पर यकीन कर लेता है। फिर वह विल्फ्रेड की पत्नी के बारे में पूछता है। विल्फ्रेड कहता है, हमारी आपस में नहीं बनती थी, इसलिए वह रात के अंधेरे में चुपके से घर छोड़कर चली गई। उसका बेटा भी उसकी बात का समर्थन करता है। दोनों इतने सामान्य लगते हैं कि पुलिस को उन पर शक नहीं होता। पुलिस अधिकारी घर की तलाशी लेने जाता है। बेड के नीचे उसे विल्फ्रेड की पत्नी की एक जोड़ी जूते दिखते हैं। विल्फ्रेड कहता है, शायद वह दूसरी जोड़ी पहनकर चली गई। पुलिस अधिकारी उसकी बात मानकर चला जाता है। उसी रात विल्फ्रेड सो रहा होता है कि उसे गाय के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह उस जगह जाता है जहां उसे एक चूहा दिखता है जो उस पाइप में घुस जाता है जो कुएं से जुड़ा है। वह पाइप बंद कर देता है। जब वह अपने कमरे में लौटता है तो उसे अपनी पत्नी की आत्मा दिखती है, लेकिन जैसे ही वह रोशनी डालता है वहां उसका बेटा खड़ा होता है। दरअसल बेटा भी आवाज सुनकर जाग गया था। अगली सुबह बेटा विल्फ्रेड के पास आता है और कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ,
लेकिन इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। विल्फ्रेड साफ मना कर देता है, मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं और वैसे भी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है, कम से कम 25 साल तक रुकना होगा। बेटा निराश होकर कहता है, अगर माँ होती तो मेरी मदद जरूर करती, हमें जमीन बेच देनी चाहिए। दोनों में बहस होने लगती है और बेटा वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बेटी की गर्लफ्रेंड के पिता विल्फ्रेड के पास आते हैं। वह कहते हैं, मेरी बेटी की यह हालत तुम्हारे बेटे की वजह से है, मैं उसे 4 महीने के लिए शहर भेज रहा हूँ, इसके लिए $300 का खर्चा आएगा। बच्चा पैदा होने के बाद उसे गोद दे दिया जाएगा। 300 में से 150 तुम्हारे हिस्से हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम $75 दो। विल्फ्रेड के पास $75 भी नहीं है। गर्लफ्रेंड के पिता कहते हैं, $75 देना होगा, चाहे इसके लिए तुम जमीन गिरवी रखो। अगले दिन विल्फ्रेड बैंक जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि उसकी जमीन के बदले $750 का लोन मिल सकता है। वह कंफ्यूज होकर कहता है, मैं अपने बेटे से बात करके बताऊंगा। बाहर निकलने पर वह देखता है कि उसकी गाड़ी गायब है। बेटे ने एक पत्र छोड़ा है जिसमें लिखा है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, अगर आपने हमें ढूंढने की कोशिश की या पुलिस में शिकायत की तो मैं माँ के मर्डर के बारे में सब कुछ बता दूंगा। विल्फ्रेड अब पूरी तरह अकेला रह जाता है। उसे बार बार अजीब दृश्य दिखने लगते हैं। उसे लगता है कि छत से खून टपक रहा है, लेकिन वह पानी होता है। उसके पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं। वह फैसला करता है कि बैंक से $750 का लोन ले लेगा ताकि अपने घर की मरम्मत कर सके, जो अब जर्जर हो चुका है। बैंक से पैसे लेकर वह घर लौटता है, तभी एक चूहा उसके हाथ को काट लेता है। खून पैसों पर लग जाता है। विल्फ्रेड पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसने अपना पूरा परिवार खो दिया और अब लोन के बोझ तले दब गया है। विल्फ्रेड के हाथ को चूहे ने काटा होता है, इसलिए वह पट्टी बांध लेता है। अपने दिल के दुख और हाथ के दर्द को भुलाने के लिए वह शराब पीने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके हाथ का इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और बाहर बर्फीला तूफान चल रहा है। वह डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। मजबूरन उसे घर लौटना पड़ता है। हाथ में तेज दर्द के कारण वह और शराब पीता है। तभी वह दरवाजे के बाहर देखता है, जहां उसे अपनी पत्नी की आत्मा दिखती है, जो अक्सर उसे डराती रहती है। डर कर वह बेसमेंट में चला जाता है। वहां पत्नी की आत्मा उसके पीछे आती है और उसके साथ ढेर सारे चूहे भी होते हैं। जिंदगी से तंग आ चुका विल्फ्रेड आत्मा से कहता है, मुझे मार दो। आत्मा उसके पास आती है और कहती है, हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ से जाने के बाद उनके पैसे खत्म हो गए। उन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। जल्द ही वे मशहूर हो गए और उन्हें स्वीट हार्ट बैंडिट्स कहा जाने लगा, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसका साथ देती थी। एक दिन लूटपाट के दौरान घर के मालिक ने हमारे बेटे की गर्लफ्रेंड को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बेटा इस सदमे को सहन नहीं कर पाया, यानी विल्फ्रेड ने अपना पूरा परिवार खो दिया। यह सुनकर विल्फ्रेड बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह पुलिस अधिकारी की गाड़ी में होता है, जो उसे अस्पताल ले जाता है। वहां उसके हाथ का इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका होता है कि उसे काटना पड़ता है। कुछ देर बाद पुलिस अधिकारी आता है और कहता है, एक दिन पहले हमें एक महिला की लाश मिली थी, जिसे लुटेरों ने लूट कर मार दिया। उसका चेहरा खराब था, लेकिन वह तुम्हारी पत्नी जैसी लगती थी। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। यही बताने मैं तुम्हारे घर आया था। हमने तुम्हारी पत्नी के केस को बंद कर दिया है। इसका मतलब विल्फ्रेड को पत्नी के मर्डर के लिए कभी सजा नहीं मिलेगी। साथ ही आत्मा ने जो बताया कि बेटे की मौत हो चुकी है, वह सच था। शायद विल्फ्रेड ने यह खबर न्यूज में देखी थी और बाद में अपने दिमाग में आत्मा के रूप में विजुअलाइज किया। उसे बेटे की लाश सौंप दी जाती है। विल्फ्रेड अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है। फिर वह बेटे की गर्लफ्रेंड के पिता के पास जाता है और कहता है, मैं अपनी जमीन $500 में बेचना चाहता हूँ, लेकिन वह उसे भगा देता है क्योंकि विल्फ्रेड के बेटे की वजह से उसकी बेटी मरी थी। विल्फ्रेड अपने घर लौटता है, जहाँ उसे हर जगह चूहे दिखते हैं। पत्नी की मौत के बाद से ही चूहे उसे दिखने लगे थे, जो उसके अपराध बोध का प्रतीक हैं और उसका पीछा नहीं छोड़ते। बैंक से लिया $750 का लोन वह चुका नहीं पाता, इसलिए उसकी जमीन और घर उसके सामने नीलाम कर दिए जाते हैं। इस तरह वह सब कुछ खो देता है। विल्फ्रेड अपनी एक गलती की वजह से पत्नी, बेटे और जमीन गंवा देता है। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बचती। वह शहर चला जाता है और छोटी मोटी नौकरी करने लगता है, लेकिन उसका अपराध बोध उसका साथ नहीं छोड़ता। वह खुद को अपराधी मानता है, इसलिए उसे हर जगह चूहे दिखते हैं। वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। जब भी उसे थोड़ा होश रहता है, वह उन लोगों के घर जाता है जिनके परिवार वालों को उसके बेटे ने लूटपाट में मारा था। विल्फ्रेड उन सभी लोगों से माफी मांगता है जिनके परिवार वालों को उसके बेटे ने लूटपाट में मारा था।
इस तरह कई साल बीत जाते हैं। कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां विल्फ्रेड अपने होटल के कमरे में एक कबूलनामा लिख रहा होता है। इस पत्र में वह अपने सारे गुनाह लिखता है, क्यों और कैसे उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। हालांकि उसकी पत्नी का केस पुलिस ने बंद कर दिया है, लेकिन वह जानता है कि असली गुनहगार वही है। उसके अपराध बोध के कारण उसे कमरे में ढेर सारे चूहे दिखने लगते हैं। तभी वहां उसकी पत्नी, बेटे और बेटे की गर्लफ्रेंड की आत्माएं प्रकट होती हैं। वे उसे घूर रही होती हैं। उसका बेटा कहता है, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। तुमने जो गुनाह किए वे अब तुम्हें जीने नहीं देंगे। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।